Hello students, welcome back. This is lecture number 11, right? हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं that is population, right? So what is the topic? Population. Population attributes. Attributes क्या होता है? Basically एक character, right? Attributes लिखा हुआ है मतलब हम population के characters के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, right? So आगे बढ़ते हैं. In nature, we rarely find isolated single individuals of any species. आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में आपको एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं दिखेगा. जनरली जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कैसे रहते हैं इन अ ग्रुप. सो मेजॉरिटी ऑफ देम लिव इन ग्रुप्स इन अ वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया, राइट. और वहां पर वो क्या करते हैं? शेयर करते हैं, compete करते हैं for similar resources, can be food, water, right, and they potentially interbreed and thus constitute a population, right. So आगे बढ़ते हैं. Although the term interbreeding implies sexual reproduction, so यहाँ पर interbreeding जो word है that is being used for sexual reproduction, right. Next, a group of individuals resulting from even asexual reproduction is also generally considered a population. मतलब जो इंडिविजुअल asexual reproduction से arise होते हैं, right, they are also considered as a population for the purpose of ecological studies, right. All the cormorants, right, अब cormorants क्या होते हैं? They are what? Birds. Right, so cormorants क्या होते हैं? They are the birds. In a wetland, तो बहुत सारे जो cormorants हैं वो wetland में रहते हैं, which makes a population, right. Rats in a abandoned dwelling, मतलब जो बहुत ही पुराना घर है, right, 100 साल 50 साल तब से उसमें कोई नहीं आता है रहने के लिए, या फिर इवन आप एक खाली मैदान ओपन ग्राउंड देख लो तो वहां पर भी आपको बहुत सारे रैट्स दिखाई देंगे. टीकवुड ट्रीज इन अ फॉरेस्ट ट्रैक, बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट, राइट. बैक्टीरिया जो है वो एक कल्चर प्लेट में रहते हैं, राइट. सो जब वो उस कल्चर प्लेट में ग्रो करते हैं, दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, राइट. एंड लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉपुलेशन, राइट. सो यहाँ पर क्या बताया हुआ है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बैक्टीरिया का, राइट. सो सपोज ये एक कल्चर प्लेट है, राइट, और इसमें आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? डिफरेंट कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, राइट. सो यहाँ पर मैं बैक्टीरिया, राइट, ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, राइट. सो ये जो है दिस इज व्हाट इज द कल्चर प्लेट, राइट. दिस इज व्हाट कल्चर प्लेट, जिसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? इतने सारे बैक्टीरिया के कॉलोनीज. सो ये एक पॉपुलेशन है बैक्टीरिया, राइट. सो उसको आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स याद रखना है. नेक्स्ट आगे मूव करते हैं. In earlier chapter you have learned that although an individual organism is the one that has to cope with the changed environment, right. इंडिविजुअल लेवल पर जो भी फर्क पड़ता है एनवायरमेंट में चेंज होने से, वो किस लेवल पर पड़ता है? इट इज ऑन द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म लेवल. इट इज एट द पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स टू इवॉल्व द डिजायर्ड कैरेक्टर, राइट. जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं वो जनरली आपको इंडिविजुअली चेंजेस हर एक ऑर्गेनिज्म करेगा, बट जब नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट होता है दैट इज एट द पॉपुलेशन लेवल. पॉपुलेशन इकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन ये एक साइंस या फिर बायोलॉजी का ब्रांच है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये क्या करता है? बिकॉज ये लिंक करता है इकोलॉजी को टू दी पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, राइट. क्योंकि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो कहाँ ऑपरेट होता है? पॉपुलेशन लेवल पर, राइट. सो यहाँ पर वही चीज लिंक की है कि पॉपुलेशन इकोलॉजी में पॉपुलेशन को
हम लिंक करते हैं विद दी पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए नेचुरल सिलेक्शन भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A population has certain attributes, अब attributes जो हमारा मेन टॉपिक है, whereas an individual organism does not, right? A population has a certain attribute that is characteristic, but an individual organism does not. An individual may have births and deaths, but a population has birth rates and death rate. Very very important, इसको याद रखना है कि एक इंडिविजुअल है, so उसको आप क्या बोलोगे, बर्थ या डेथ, बट हम पॉपुलेशन को जब कंसिडर करेंगे तो वहां पर क्या लिखेंगे, बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स। नेक्स्ट, इन अ पॉपुलेशन these rates refer to per capita births and deaths, right? So population में ये जो rates हैं ये क्या रेफर कर रहे हैं, per capita births and per capita deaths. The rates hence expressed are change in numbers. जो रेट है वो क्या कह रहा है, चेंज इन नंबर, राइट। मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है या पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ द population. Here is an example. Example क्या है, बहुत अच्छे से देखते हैं। If in a pond, pond में there are 20 lotus plants, right? Last year, पिछले साल तक कितने lotus plants थे, 20. And through reproduction, 8 new plants are added. कितने ऐड हुए हैं, 8 20 में. So your total that is current population is 28. फिर इससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, we calculate the birth rate as 8 divided 20, that will be 0.4 offspring per lotus per year, right? So यहाँ पर last year तक कितने थे, 20, और अब उसके बाद अब तक कितने ऐड हुए हैं, 8 न्यू, राइट। सो अब करंट पॉपुलेशन है 28 का, सो इसको कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया और बर्थ रेट निकाला हमने 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। एक और एग्जांपल है, इफ 4 इंडिविजुअल्स इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाई डाइज, ये बर्थ रेट का एग्जांपल है, राइट, 20 लोटस प्लांट्स, और 40 फ्रूट फ्लाइज जो है ये डेथ रेट का एग्जांपल है, राइट। सो 40 फ्रूट फ्लाइज डाइड ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल, say a week. The death rate in the population during that period is 4/40. मतलब आपको समझ में आ रहा है कि 40 जो फ्रूट फ्लाई है उसमें से कितने जो है डेथ है, 4. सो हम क्या करेंगे, 4/40 that will be 0.1 individuals per week फ्रूट फ्लाई डाई हो रहा है, राइट। हर एक वीक जो है 0.1, दैट इज परसेंटेज, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज इन नंबर, राइट। ये हो गया अपना बर्थ रेट, ये हो गया अपना डेथ रेट का एग्जांपल, राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक ये हो गया एक कैरेक्टर, राइट, बर्थ रेट, डेथ रेट। सेकंड क्या है, another attributic characteristic of a population is the sex ratio, right? An individual is either male or female, right? कोई भी individual है वो या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, right? But a population has a sex ratio, right? Example is 60% of the population are females and 40 are males, right? आप किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात कर लो, राइट। सो वहां पर आपको बहुत सारे लोग एक साथ रहेंगे तो जाहिर सी बात है वहां पॉपुलेशन की बात करेंगे। एक डिस्ट्रिक्ट है, सो वहां पर 30% मेल है से फॉर एग्जांपल एंड 70% फीमेल, राइट। सो ये क्या डिटरमाइन कर रहा है, दी सेक्स रेशियो। अ पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस। कोई भी एक पॉपुलेशन हो, राइट, उसमें जो इंडिविजुअल्स होंगे वो क्या होंगे, ऑफ डिफरेंट एजेस। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन एज और ग्रुप इज प्लॉटेड, अगर हम एज डिस्ट्रीब्यूशन का जो परसेंटेज वाइज उसको हम अगर प्लॉट करें, सो फॉर द पॉपुलेशन द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पिरामिड। इंपॉर्टेंट है, एज पिरामिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको याद रखना है, व्हाट इज एज पिरामिड, राइट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड्स आर shown
एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ डायग्राम, राइट। अभी आपके सामने एक डायग्राम आएगा, राइट, जो कि शो कर रहा है व्हाट द एज पिरामिड। द शेप ऑफ द पिरामिड्स रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। जो पॉपुलेशन है उसमें या तो ग्रोइंग पॉपुलेशन दिखेगी, या तो स्टेबल दिखेगी, या तो डिक्लाइन दिखेगी, राइट। तीन तरीके के इंडिविजुअल्स होंगे पॉपुलेशन में, राइट। पहले होंगे प्री रिप्रोडक्टिव, जिसमें जनरली चिल्ड्रंस होंगे। देन रिप्रोडक्टिव, राइट, जो रिप्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं दैट। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव मींस दी ओल्ड, राइट, जो सीनियर सिटीजन होंगे दैट विल बी पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब यहाँ पर ये तीन जो एज पिरामिड है, एक्सपांडिंग, स्टेबल, डिक्लाइनिंग, इसमें आप जो फर्स्ट है एक्सपांडिंग, इसमें देखोगे कि जो प्री रिप्रोडक्टिव है ये वाले पार्ट ये ज्यादा है, मतलब जो चिल्ड्रंस हैं वो ज्यादा है, राइट। अब यहाँ पर नेक्स्ट आप देखोगे तो स्टेबल, स्टेबल में आपको दिखेगा कि जितने ही जो प्री रिप्रोडक्टिव है, राइट, वही आगे भी क्या है रिप्रोडक्टिव है, राइट। सो ये स्टेबल है बिकॉज जितने प्री रिप्रोडक्टिव है उतने ही क्या है रिप्रोडक्टिव है। इस तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव, राइट। सो ये एक्सपांडिंग पिरामिड है जिसमें जो रिप्रोडक्टिव है वो ज्यादा है। ये स्टेबल है बिकॉज यहाँ पर जितने ही प्री रिप्रोडक्टिव है उतने ही रिप्रोडक्टिव भी है, राइट। और ये देखोगे तो ये डिक्लाइनिंग है बिकॉज यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्री रिप्रोडक्टिव कम है, रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी क्या है ज्यादा है, राइट। हाँ, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं थोड़े कम हो रहे हैं, बट जो मेन अपने को देखना है दैट इज दी प्री रिप्रोडक्टिव, बिकॉज यही आगे जाकर रिप्रोडक्टिव भी बनेंगे, राइट। सो यहाँ पर ये जो है ये एक्सपांडिंग है बिकॉज यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है। ये स्टेबल है बिकॉज यहाँ पर जितने प्री रिप्रोडक्टिव है उतने ही रिप्रोडक्टिव है, राइट। ये एक्सपांडिंग भी क्यों है बिकॉज देखो प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, इसका मतलब ये जब रिप्रोडक्टिव एज में जाएंगे तो अगेन ये रिप्रोडक्टिव एज एक्सपांड हो जाएगा, जबकि यहाँ पर जितने आपको प्री रिप्रोडक्टिव यहाँ दिख रहे हैं वही आगे जाकर रिप्रोडक्टिव भी होंगे, तो एक स्टेबल कंडीशन होगी। यहाँ पर डिक्लाइनिंग में देखोगे तो प्री रिप्रोडक्टिव क्या है कम है, तो जब यही प्री रिप्रोडक्टिव एज में जाएंगे तो अगेन कुछ ना कुछ क्या होगा पॉपुलेशन पर असर पड़ेगा। यहाँ पर आपको पॉपुलेशन पे क्या दिखाई देगा असर, बिकॉज प्री रिप्रोडक्टिव कम है, तो ये जब कम लोग रिप्रोडक्टिव एज में जाएंगे तो वहां पर पॉपुलेशन भी कम होगा। स्टेबल में जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहेगा बिकॉज जितने प्री रिप्रोडक्टिव है उतने रिप्रोडक्टिव है। फिर ये जो येलो वाले हैं जो कि प्री रिप्रोडक्टिव है ये आगे जाएंगे रिप्रोडक्टिव में तो एक स्टेबिलिटी देगा, जबकि एक्सपांडिंग में आपको दिखेगा कि जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो जब वो ज्यादा है, राइट, प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, तो जब वो रिप्रोडक्टिव स्टेज पे जाएंगे तो ज्यादा लोग क्या कर पाएंगे कॉपुलेशन, फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगा। ये दोनों केस में ये केस में आपको पॉपुलेशन बढ़ते हुए दिखाई देगा, ये केस में कम होते दिखाई देगा, और इसमें आपको एक स्टेबिलिटी दिखाई देगी, राइट। सो ये होता है एज पिरामिड जिसमें आपको ग्रोइंग दिखाई देगा जो मैं बता रहा हूँ, एक में स्टेबल होगा और एक में डिक्लाइनिंग होगा, एक्सपांडिंग या फिर ग्रोइंग। ग्रोइंग मींस क्योंकि ये प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले ज्यादा है तो इस वजह से यहाँ पर इंक्रीज होगा पॉपुलेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। The size of the population tells us a lot about its status in the habitat. Whatever ecological processes we wish to investigate in a population, be it the outcome of competition with another species, the impact of predator on the effect of the pesticide application, we always evaluate them in terms of any change in the population size, right? तो अभी आप पता है कि जो टाइगर है इट इज गोइंग टू कंज्यूम डियर, सो हम समझ सकते हैं कि डियर का जो पॉपुलेशन है वो कम होते जाएगा, राइट। और टाइगर की पॉपुलेशन की बात करें तो वो क्या होगा बढ़ते जाएगा, राइट। सो यहाँ पर ये हम समझ पा रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है उसको हम कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे बाय एक जो स्टेटस है हैबिटेट का उसको हम कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे बाय अ पॉपुलेशन, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द साइज इन नेचर could be as low as the less than 10 Siberian cranes at Bharatpur wetland. Example important है, 10 Siberian cranes at Bharatpur wetland in a year
or go into millions Chlamydomonas in a pond. Population size technically called population density, इसको important है याद रखना है, designated as n, need not necessarily be measured in numbers only, right? So एक population का size छोटे से छोटा 10 Siberian cranes at Bharatpur wetland, बड़े से बड़ा into millions, that is Chlamydomonas in the pond. Population size जो है इसको technically हम क्या बोलेंगे, population density. Although total number is generally the most appropriate measure of population density, right? हम total count करेंगे कितने हैं. It is in some cases either meaningless or difficult to determine. In an area, if there are 200 carrot grass, that is Parthenium hysterophorus plants, but only a single huge banyan tree with a large canopy, stating that the population density of banyan is low relative to that of the carrot grass, amounts of underestimating the enormous role of the banyan in that community, right? So ये छोटे-छोटे जो grasses हैं, 20 carrot grasses, उनके ऊपर ये एक सिंगल ह्यूज banyan tree जो है, ये क्या शो कर रहा है, the enormous role of the banyan in that community. In such cases, the percentage cover or biomass is more meaningful measure of the population size, right? So यहाँ पर हम किसके लिए ज्यादा ध्यान देंगे, बायोमास पर, right? Because यहाँ पर आप देख रहे हो कि 20 कैरेट ग्रास है, बट उसको हाइड कर रहा है एक सिंगल ह्यूज banyan tree, right? So आप बोलोगे कि बायोमास किसका ज्यादा, ऑफ कोर्स फिर हम बायोमास के हिसाब से कंसीडर करेंगे तो जो 200 कैरेट ग्रासेस है उनका बायोमास जो है that is more, and of course that is the what we will be calculating, the percentage cover or biomass, right? That is the more meaningful measure of the population size. So यहाँ पर इस केस में हम जनरली क्या मेजर करेंगे, परसेंटेज बायोमास. Total number is again not an easily adaptable measure if the population is huge and counting is impossible or very time consuming. जो कि बैक्टीरिया के केस में आपको दिखेगा कि काफी ज्यादा टाइम लगता है काउंट करने में, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. और यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इफ यू हैव डेंस लेबोरेटरी कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इन अ पेट्री डिश, व्हाट इज द बेस्ट मेजर टू रिपोर्ट इट्स डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी इसकी कैसे हम निकाल सकते हैं, राइट? सो इसको मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि क्या यूज करते हैं. सो द टेक्निक इज CFU, राइट? colony forming units, राइट? सो ये मेथड है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया, राइट? सपोज इसमें एक पेट्री डिश है जिसमें फॉर से कि हमारे पास सम 13 कॉलोनीज है, से 130 कॉलोनीज, ओके, नॉट 30, हमारे पास 130 कॉलोनीज हैं. ओके, सो राइट, सो यहाँ पर मैं एक 130 कॉलोनीज है, राइट? और जो उसका डाइल्यूशन था वो था 10 to the power 6, राइट? सो इसको कैलकुलेट कर सकते हो कितनी कॉलोनीज है, 130. सो अपना जो आंसर आएगा दैट इज 1.3 into 10 to the power 8. सो इतने नंबर ऑफ क्या होंगे, बैक्टीरिया होंगे. ओके, सो ये ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि डाइल्यूशन कितना किया है, दैट इज 10 to the power 6, एंड कितने कॉलोनीज दिख रहे हैं आपको, दैट इज 130. जब इसको मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट दैट इज 1.3 into 10 to the power 8 बैक्टीरिया. तो इस तरीके से इसको आप काउंट कर सकते हो, ये एक फॉर्मूला है, राइट? मेथड है CFU, राइट? सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. Sometimes for certain ecological investigation there is no need to know the absolute population density. Relative density serves the purpose equally well. For instance, the number of fish caught per trap is good enough measure to its total population density in the lake. We are mostly obliged to estimate population size indirectly without actually counting them or seeing them.
The tiger census in our national parks and tiger reserves is often based on pug marks and fecal pellets, right? So ये एक क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि हम इस दो चीज से पग मार्क एंड फीकल पैलेट से क्या हम काउंट कर सकते हैं दी टाइगर्स इन द नेशनल पार्क, राइट? सो ये तरीका है और जनरली जो और तरीका है वो हम कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव डेंसिटी. The size of population for any species is not a static parameters, right? यहाँ पर देखो क्या बताया हुआ है कि राइट सपोज यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया है, राइट, जहां पर जो पॉपुलेशन है वो है 6 मिलियन. ओके, कुछ टाइम बाद से आफ्टर 10 ईयर उस सेम एरिया में पॉपुलेशन जो है वो हो गया है से फॉर 70 मिलियन इन 10 ईयर्स. सो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो स्टैटिक नहीं होता है, राइट? पॉपुलेशन इज नेवर स्टैटिक, वो कभी भी एक कांस्टेंट नहीं होता है कि हमेशा जो पॉपुलेशन है वो या तो कम होते रहेगा या तो फिर बढ़ता रहेगा, राइट? सो दैट इज व्हाट दिस लाइन इज एक्सप्लेनिंग कि जो साइज होता है पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज इट इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर, राइट? सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. It keeps changing with time depending on various factors including food availability, predation pressure and adverse weather. Predation pressure आप सभी को समझ में आ रहा है कि जो टाइगर है उसका जो शिकार होगा दैट इज दी डियर, तो यहाँ पर उस डियर पर क्या होगा, प्रेशर होगा, राइट? बिकॉज उसको पता है कि जो टाइगर है वो उसको कभी भी क्या कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है, राइट? नेक्स्ट, इन फैक्ट it is these changes in population density that give us some idea of what is happening to the population, right? तो हम समझ पाते हैं कि अगर डियर कम हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, राइट? व्हाट इज द रीजन? उसका रीजन क्या होता है, जनरली द टाइगर्स, राइट? सो हमको एक पॉपुलेशन के अंदर जो चेंजेस हैं उसको देखकर हम समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है पॉपुलेशन, वेदर इट इज फ्लोरिशिंग और डिक्लाइनिंग, राइट? सो क्या वो कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है. Whatever might be the ultimate reason, the density of a population in a given habitat during a given period fluctuates due to changes in 4 basic process. कोई भी एरिया हो वहां पर जो पॉपुलेशन है, कोई भी हैबिटाट हो, कोई वहां पर जो पॉपुलेशन हो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होती है इन अ गिवन टाइम पीरियड ड्यू टू चेंजेस इन दी 4 basic process, 2 of which are natality and immigration contribute to the increase. Natality and immigration contribute to an increase in population density and to mortality and immigration to a decrease. तो ये दोनों फैक्टर्स क्या करते हैं, एक हैबिटेट में पॉपुलेशन की इंक्रीज करने में मदद करेंगे, और जो दूसरा है mortality and immigration that will be helping in decreasing the population in a particular habitat, right? So इसको याद. नेक्स्ट स्टूडेंट्स वो चारों टर्म्स हम देख लेते हैं, right? Natality refers to the number of births during a given period in the population that are added to the initial density, right? So यहाँ पर बहुत ही सिंपल है ये, right? Suppose एक एरिया का पॉपुलेशन है 1000, right? So उसके अंदर जो न्यू बॉर्न बर्थ होंगे that will be suppose 100, so हमको वैल्यू क्या मिलेगा 1100, right? So ये हमको क्या मिलेगा वैल्यू. So next students, mortality is the number of deaths in the population during a given period, right? So यहाँ पर आप सोच सकते हो अगर सपोज एक एरिया का पॉपुलेशन है 1000, right? So इसमें से जितने डेथ्स होंगे सपोज 100 डेथ है, so यहाँ पर हमको वैल्यू क्या आएगी 900, right? So ये है mortality. Next, third is immigration. What is immigration? It is the number of individuals. So number of individuals of the same species that have come into the habitat from elsewhere during the time period under consideration, right? So immigration को याद कैसे रखना है, I for immigration को याद कैसे रखना है, incoming, right? Incoming, right?
तो इनकमिंग इमाइग्रेशन मतलब आ रहा है कोई, राइट, एक पर्टिकुलर हैबिटाट में वो किसी और हैबिटाट से आ रहा है, राइट। इमाइग्रेशन is the number of individuals of the population who left the habitat and gone elsewhere during the time period under consideration, right? So that is e migration. E से याद रखना है exit, क्या याद रखना है exit. I से याद रखना है immigration. Immigration का I जो है that is for incoming. E migration का E क्या है for exit, right? So चारों terms important है, जिसमें से जो natality है और जो इमाइग्रेशन है वो पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा, जो मोर्टेलिटी है और जो इमाइग्रेशन है वो पॉपुलेशन को डिक्रीज करेगा, राइट। सो आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ पर आपको दिख रहा है इस डायग्राम में नेटिलिटी यहाँ पर पॉजिटिव दिया है बिकॉज ये पॉपुलेशन इंक्रीज कराएगा, राइट। और रही बात, जस्ट अ सेकेंड, सो ई माइग्रेशन यहाँ पर नेगेटिव दिया हुआ है स्टूडेंट्स बिकॉज वो पॉपुलेशन को डिक्रीज कराएगा, राइट, पॉपुलेशन को डिक्रीज करेगा, राइट। सो यहाँ पर इसलिए नेगेटिव दिया हुआ है। मोर्टेलिटी भी क्या कर रहा है, पॉपुलेशन को डिक्रीज करा रहा है, राइट। इन माइग्रेशन क्या करेगा, अगेन पॉपुलेशन को इंक्रीज कराएगा, सेम एज दी नेटिलिटी, राइट। और नेटिलिटी भी क्या करेगा, पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा, राइट। सो नेटिलिटी एंड इमाइग्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, मोर्टेलिटी एंड इमाइग्रेशन डिक्रीज। इस वजह से यहाँ पर सिंबल देखिए नेगेटिव दिया है मोर्टेलिटी और इमाइग्रेशन को, राइट। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ। सो इफ n इज दी पॉपुलेशन डेंसिटी, याद रखना है, अभी हमने इसको देखा हुआ है, राइट। एट टाइम t देन इट्स डेंसिटी एट टाइम t प्लस 1 इज n प्लस 1, राइट। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम डिनोट कर रहे हैं बाय n, so density at time t plus 1 will be this, right, is equal to nt plus b plus I minus d plus e, right। क्या होता है अभी देखते हैं, don't worry। The population density will increase if the number of birth plus the number of immigrants b plus 1, b plus 1, b is birth, right, ये क्या है birth, I क्या है immigrant, is more than the number of death plus the number of immigrants, right। so यहां पर क्या बताया हुआ है, right। सपोज जो n t plus 1 है वो बेसिकली क्या है, टोटल है, राइट। सो सपोज यहां पर आप 1000 लेते हैं n t plus 1, right? अब यहां पर b plus I that is the birth and immigrant सपोज कितने हैं 10, राइट, सॉरी नॉट 10, 100, राइट। और जो nt है वो कितना है 900, राइट। सो ये nt इज व्हाट, पॉपुलेशन डेंसिटी, वहां पर जो एक्चुअल पॉपुलेशन है दैट इज nt, और nt प्लस 1 क्या है, कितना टोटल जो है इंक्रीज के साथ दैट विल बी योर nt प्लस 1। सो ये जो 1000 है ये क्या है nt प्लस 1, ये 900 क्या है nt। अब नेक्स्ट, अब सपोज 100 जो है ये क्या शो कर रहा है, b प्लस I, राइट। उसके बाद d प्लस e जो है दैट इज दी डेथ प्लस दी इमाइग्रेंट। फॉर इंस्टेंस सपोज हम लेते हैं 0, राइट। तो ये हो गया अपना b प्लस I और ये क्या हो गया d प्लस e, ये 0 है, राइट। सो जब हम देखेंगे b प्लस I 100 है, d प्लस e 0 है, सो जब 100 माइनस 0 करेंगे तो 100 आएगा, राइट। सो ये हो गया 100 प्लस दिस 900, तो हम 1000 मिल गया जो कि हमारा वैल्यू है t प्लस 1 का, एंड t प्लस 1 का वैल्यू क्या है 1000। सो वो इस तरीके से ये आता है, राइट। सो इसको आप लोगों को याद रखना है स्टूडेंट्स कि कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, अंडर नॉर्मल कंडीशंस
births and deaths are the most important factors influencing the population density, right? So जो डेथ है और जो बर्थ रेट है वो ही क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर का रोल प्ले करता है इन पॉपुलेशन डेंसिटी. अदर फैक्टर अज्यूमिंग इंपॉर्टेंस ओनली अंडर स्पेशल कंडीशंस, राइट. सो यहां पर जो दो और फैक्टर्स दिए हैं, दैट इज इम माइग्रेंट एंड ई माइग्रेंट, ये कब होगा, अंडर स्पेशल कंडीशन. स्पेशल कंडीशंस मतलब क्या स्टूडेंट्स, सपोज ये एक न्यूली फॉर्म्ड लैंड है, ये न्यूली फॉर्म्ड लैंड है, राइट. तो यहां पर जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इमाइग्रेंट्स, राइट. सो यहां पर ये क्या है, एक न्यूली फॉर्म्ड लैंड है, तो ये एक नई जगह है. सो ये स्पेशल केस है, राइट. बाकी डेथ और जो बर्थ है वो एक स्टेबल एरिया में हमेशा चलते ही रहता है, राइट. सो इसको याद रखना है. फॉर इंस्टेंट न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, immigration may contribute more significantly to population growth than the birth rates, right. So यहाँ पर तो जनरली हम क्या देखेंगे कि वहां पर ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, इमाइग्रेंट्स वहां पर आ रहे हैं, वहां पर बर्थ रेट्स के बारे में कोई कंसिडरेशन नहीं होगा. जब वहां वो रह जाएंगे फिर वो शुरू होगा, राइट. सो इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को. सो दिस वाज फॉर द लेक्चर, राइट. ग्रोथ मॉडल्स हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं. थैंक यू वेरी मच. This was for the lecture students. और मैं बहुत जल्द वो जो ग्राफ है अपना जिसमें हमने 6 बायोम के बारे में बताया हुआ है उसको याद करने के लिए मैंने कुछ ट्रिक्स रेडी किए, वो बहुत जल्द मैं इसको लेकर एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, राइट. इसके अलावा और कुछ है ट्रिक्स जिसको लेकर मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूँ. सो स्टे ट्यून.